डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेस्टी क्लासेस। और आज हम जानेंगे पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है और पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं। पार्टनरशिप में हमें और भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम जानेंगे पार्टनरशिप का मतलब और पार्टनरशिप के फीचर्स जानने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस वीडियोस की बात कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो जिसमें हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप का कंप्लीट मतलब और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं का कंप्लीट मतलब जान लिया था। सेगमेंट आज का है पार्टनरशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप को। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि भाई हमने पार्टनरशिप का सेटअप क्यों किया है, जबकि हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में या हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को कंप्लीट वे में अच्छे तरीके से कर रहे थे। तो ज़रूरत क्यों पड़ी, एक छोटी सी कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। हम एज्यूम करते हैं कि ए, बी और सी तीन अलग अलग बिजनेसमैन हैं, जिसे हम कहेंगे कि ए और बी और सी तीनों ही सोल प्रोप्राइटर हैं और तीनों बिजनेस कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक ही गली में एक ही मोहल्ले में उनकी शॉप है और वो बिजनेस कर रहे हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तीनों ही एक दूसरे को ही कॉम्पीट कर रहे हैं, एक दूसरे को ही कंपटीशन दे रहे हैं और उनका जो कंपटीशन का लेवल है बस उन्हीं तीनों के बीच में है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में जो कस्टमर्स आते हैं, कभी वो कस्टमर उनकी शॉप में कभी इनकी शॉप में, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से वो आपस में ही उलझे हुए हैं और किसी और बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्पिटिशन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मैनेजरियल स्किल्स वहाँ पे लिमिटेड है। ये सारी लिमिटेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटरशिप की। ऐसी सारी लिमिटेशन को दूर करने के लिए ही हमने यहाँ पर फॉर्म किया है बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में हुआ क्या, ए बी सी जो कि तीनों ही सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे थे, उन तीनों ने ये डिसाइड किया कि भाई अब हम तीनों बिजनेस अलग अलग नहीं करेंगे, हम तीनों मिलकर अपनी जो भी कैपिटल है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी हम बिजनेस में एसेट्स लगाते हैं, तीनों एक ही बिजनेस में एसेट्स लगाएंगे और तीनों मिल जाएंगे, एक ही बिजनेस को करेंगे। इसे हम कहेंगे कि तीनों ही जब मिलकर किसी एक ही टास्क को कंप्लीट करेंगे जिसका अल्टीमेट एम वहां पर प्रॉफिट कमाना होगा, तो यहां पर एक से ज्यादा मीन्स मोर देन 2 पर्सन, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पर्सन, मैंने अपनी कहानी में 3 लोग को लिया है, तो ये तीनों जब मिलकर बिजनेस करेंगे, जो प्रॉफिट होगा उससे जो भी उनका रेशियो डिसाइड करेंगे, उस रेशियो में उस प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे, तो हम कहेंगे कि ए बी सी जो पहले थे सोल प्रोप्राइटर अब हो चुके हैं पार्टनर और अब उन्होंने एक फर्म बना ली जिसे हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। कहानी समझ में आ गई, मुझे पता है कि आपको कहानी समझ में आ गई है। तो पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशन को दूर करने के लिए सोल प्रोप्राइटर ने या बहुत सारे इंडिविजुअल्स पर्सन ने एक एसोसिएशन बनाया। एसोसिएशन टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब जान लेते हैं। एसोसिएशन का मतलब हो गया कि सारे ही इंडिविजुअल से मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाया है जो एक ही टास्क को अचीव करेगा, उसके लिए एक ही वहां से जो कंसिडरेशन मिलेगा उसे ही आपस में डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ही बिजनेस करेंगे, उससे जो प्रॉफिट होगा उसे ही आपस में बांटेंगे। तो इसे हम कहते हैं कि उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया है जिसका एक ही विजन है कि हमें इस टास्क को अचीव करना है, वहां पर बिजनेस हम करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि हमने पार्टनरशिप बनाया है। बहुत सारे रिसोर्सेज की यहाँ पर हम अवेलेबिलिटी ले सकते हैं, क्योंकि सारे ही पार्टनर्स जब बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो पैसा बहुत सारा हो जाएगा। अलग अलग पार्टनर्स के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो बिजनेस को नया विजन, नया आइडिया, नए वहां पे मैनेजरियल स्किल्स डेवलप हो जाएंगे बिजनेस में। और बिजनेस की बहुत सारी लिमिटेशन जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में थी वो यहां पर हो जाने वाली है खत्म। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लिखा है पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन of 2 or more person who agreed to pursue a business activity। इंपॉर्टेंट टर्म इस पूरे में लिखा हुआ है कि agreed to pursue। यहां पर यह समझना जरूरी है कि हमारी कहानी में ए बी और सी जो 3 सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन थे, ये अपने वॉलंटरली मतलब खुद की इच्छा से, उनकी खुद की इच्छा थी कि चलो भाई मिलके एक पार्टनरशिप फर्म का वहां पर फॉर्म करते हैं। अगर ए और बी बस वहां पे एग्री हुए, सी एग्री नहीं हुआ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए और बी मिलकर सी को बोलेंगे कि तू भी हमारा बिजनेस ज्वाइन कर ले, अदरवाइज तेरे साथ ठीक नहीं होगा। ऐसे केस में अगर वो दबाव में आके, प्रेशर में आके बिजनेस ज्वाइन कर भी लेता है और पार्टनर बन जाता है, तो लीगल वे में उसे हम पार्टनर नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में म्यूचुअली एग्रीड होना जरूरी है। वॉलंटरली एसोसिएशन है ये, अपनी स्वयं की खुद की इच्छा से मैं बिजनेस का पार्टनर बना हूं। अगर वहां पर किसी फोर्स, किसी दबाव में आकर आप बिजनेस का पार्टनर बन जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ऐसे केस में आप पार्टनर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपने वॉलंटरली मतलब खुद की इच्छा से अपने आप को वहां पर पार्टनर नहीं बनाया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि 2 or more persons who agree to pursue a business activity। मैंने आपको कह दिया बिजनेस करना है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। मैं कोई ऐसा बिजनेस करना चाहता हूं कई सारे लोगों के साथ मिलकर जिसमें हम सोशल वेलफेयर करते हैं, लव, सिंपथी, पेट्रियोटिज्म के लिए बिजनेस कोई करते हैं, कोई वहां पर वर्क करते हैं, तो इसे हम बिजनेस नहीं कहते, क्योंकि वहां पर अल्टीमेट एम प्रॉफिट जनरेट करना बिल्कुल नहीं होता है। वो हम करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, और जहां पर प्रॉफिट नहीं है उसे हम बिजनेस नहीं
नहीं कहते हैं, बिजनेस नहीं है, तो पार्टनरशिप फॉर्म वहाँ पर नहीं बन सकती। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इट इज़ अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। मैंने आपसे कह दिया, पार्टनर्स आपस में, मेंबर्स जब पार्टनर बन जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करेंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ का रिलेशन डेवलप हो जाएगा, तभी हम कहेंगे कि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का हमने फॉर्मेशन कर लिया है। पॉइंट नंबर 7 लिखा है, दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैंने आपको बता दिया, ए बी सी बेचारे मक्खी मार रहे थे अपने बिजनेस में बैठ के, लेकिन तीनों ही बिजनेस में मिल गए हैं और अब तीनों ने आपस के कंपटीशन को कर लिया है खत्म। और अब वो एक ऐसे बड़े पार्टी, बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पीट कर रहे हैं, उसको कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने कभी अकेले बिजनेस करते हुए सोचा भी नहीं था कि हम इस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को भी कॉम्पीट कर सकते हैं। ये यहाँ पर बेनिफिट मिल गया है, पॉसिबल हुआ। हमने अपने सारे लोगों ने ही, जो ABC थे, उन लोगों ने अपनी सारी मैनेजरियल स्किल्स को, सारे फाइनेंस को, सारे टैलेंट को अब अलग अलग न लगा के एक ही बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस का विजन बड़ा कर लिया, बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन किए और बिजनेस अब चल रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप बिजनेस में। बहुत तगड़े से हमारा बिजनेस चल रहा है। अगर नीचे देखते हैं तो रेड लाइन में लिखा हुआ है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन 4 सेपरेट एक्ट बनाया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन लेजिस्लेचर में कंप्लीट वहां पर पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कंप्लीट एक लॉ बना हुआ है और वहां पर उस लॉ का नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और 1932 के इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे सेक्शंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप की डेफिनेशन को। पार्टनरशिप की इस डेफिनेशन को पढ़ें। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, पार्टनरशिप की इस डेफिनेशन को हमें इसी ही टर्म में याद करना पड़ेगा। आपको ये बात समझनी ज़रूरी है, क्योंकि लीगल वे में लिखी गई डेफिनेशन में हम अपने से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में आपको कंप्लीट डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। एक और फीचर आपके डेफिनेशन को पढ़ने के पहले, अगर हम डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमने फीचर्स लिखे हैं उसमें से 50% फीचर आपको ऑलरेडी वहां पर बनने लगेंगे, सिर्फ डेफिनेशन को अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक्ट की डेफिनेशन है 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 में यहाँ पर पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पहली लाइन पढ़ के डिस्कशन कर लेते हैं। पार्टनरशिप लिखा हुआ है, रिलेशन है, हमने कहा ABC ने मिलकर एक रिलेशन डेवलप कर लिया, बिजनेसमैन का रिलेशन है, बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट होगा, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और मैंने कहा 2 और मोर, कम से कम 2 पर्सन होंगे तब तो यहाँ पर हम फॉर्म करेंगे पार्टनरशिप का, तो एटलीस्ट 2 पर्सन आर देयर। तो लिखा है 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड, वो एग्रीड हुए हैं। एग्रीड हुए हैं मतलब किसी वर्क को करने, किसी टास्क को करने, किसी टास्क को ना करने, सारे चीज़ों के लिए उन्होंने एग्रीमेंट बनाया है और वो यहाँ पर एग्री होंगे। मैंने कहा म्यूचुअली एग्री होंगे, फोर्सफुली एग्री नहीं होंगे। और एग्री होने के बाद में टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, और वो किस चीज़ के लिए एग्री हुए हैं कि भैया जो बिजनेस होगा, बिजनेस करने में हम सब अपना 100% एफर्ट लगाएंगे। बिजनेस करने के बाद जो वहाँ पे एसेंस ऑफ बिजनेस, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, वो ही होगा और प्रॉफिट को हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। इसलिए मैंने आपसे कहा थोड़ा देर पहले कि अगर हम कोई ऐसा वहाँ पे वर्क कर रहे हैं जिसका एंड रिजल्ट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो भैया ये पार्टनरशिप नहीं है, कुछ और ही तरीके का वहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए, उसे हम शेयर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात, कैरीड ऑन बाय ऑल। ABC चाहे तो तीनों ही बिजनेस के डेली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एक लाइन और लिखी है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्ट की डेफिनेशन है, चेंज नहीं करना है। एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब होता है कि बिजनेस में ऐसा लगता है कि साइज बहुत बड़ा नहीं है बिजनेस का, तो ऐसा हमने कह दिया, AB ने कहा कि C से कि भाई आप घर में रहो, आपने इतनी सारी कैपिटल लगाई, घर में रहिए, बिजनेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके घर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि C बिजनेस में नहीं आ सकता। इंडिपेंडेंट वे में C बिजनेस में आएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, बिजनेस में अपने कस्टमर से डील कर सकता है, सारे बिजनेस में घूम फिर सकता है, टहल सकता है, सारे काम कर सकता है, सारे राइट वही जो बाकी पार्टनर एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने टाइप्स के पार्टनर होते हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, ये भी हमारे लिए समझना जरूरी है। फिलहाल बेसिक डेफिनेशन आप समझ चुके हैं कि पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच का एक ऐसा एग्रीमेंट है, एक ऐसा रिलेशन है जिन्होंने किसी बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है।
बिजनेस सारे पार्टनर मिलकर या उनमें से कुछ गिने चुने पार्टनर्स, हमने कहा क्योंकि मैंने आपसे कहा 3 पार्टनर है, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 20 भी हो सकते हैं, तो 20 पार्टनर्स हैं। हमने कहा भाई 5 लोग आया करो, बाकी घर में रहो, सब पैसा लगा दो, कैपिटल लगा दो, सबका प्रॉफिट घर एट द एंड ऑफ ईयर पहुंच जाएगा। तो ये यहाँ पर लाइन लिखी है कि कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। इस डेफिनेशन के बाद फीचर को समझना एकदम आसान। पहला फीचर लिखा है मेंबरशिप, मिनिमम 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर चाहिए। मैंने आपसे कहा था 2 और मोर मेंबर, तो यहाँ पर 2 मेंबर होंगे। डेफिनेशन पढ़िए, फीचर्स का 50% फ्री फ्री फ्री। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। पॉइंट नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, 50 मेंबर्स। पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं बताया है कि पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं। मिनिमम के बारे में बताया, क्लियर लिखा है 2 होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए यह नहीं बताया। तो हमने वहाँ पर इंडियन कंपनीज एक्ट, जो कि हमारा नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके बारे में हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में बात करने ही वाले हैं, हमारे सिलेबस में है। तो वहाँ पे जब कंपनी एक्ट बना, और कंपनी एक्ट क्या होता है अभी मैं डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि अभी हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। कंपनीज एक्ट में भी एक सेक्शन था, सेक्शन 464, वहाँ पर डिफाइन किया गया कि अगर कंपनी के अलावा पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है तो पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर होंगे वो होंगे, अगर आप देखेंगे तो 50 लिखा हुआ है, 50 मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस फर्म में मेंबर पार्टनर। और ये जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में डिफाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप, लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की लिमिट पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट से। तो पॉइंट नंबर 1 आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 50 मेंबर होंगे पार्टनरशिप के बिजनेस में। पॉइंट नंबर सेकंड, एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टनरशिप बिजनेस में आपको एग्रीमेंट करना कंपलसरी है, कि एग्रीमेंट होगा ही होगा और होगा ही होगा। एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होता है 2 टाइप का। पहला एग्रीमेंट, अगर मैं बात करता हूं कि ABC, जो कि हम अपनी कहानी में स्टार्टिंग से तीनों कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि ABC बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करने में उनके बीच में उन्होंने ओरली आपस में तीनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं अब तो, और उनको लगता है कि छोड़ो ना यार, एग्रीमेंट क्या रिटन फॉर्म में करना, ओरली जो तुमने बोल दिया हमने मान लिया। हम में से बहुत सारे फ्रेंड्स आपस में कई सारे एग्रीमेंट ऐसे करते हैं ना कि कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होता है। आप एक दूसरे के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना फेथ करते हैं कि आप लोगों ने ब्लाइंडली वहाँ पे एक एग्रीमेंट भरोसा कर लिया कि हम ऐसा करेंगे। तो ये कहलाता है ओरल एग्रीमेंट, क्योंकि वहाँ पर हमने कुछ भी डॉक्यूमेंट्रीली प्रूफ नहीं मेंटेन किया है। ऐसे केस में ओरल एग्रीमेंट का एक डिसएडवांटेज है, कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए, कभी कोई हमें ऐसा एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि हमें लगे कि भाई उस दिन तुमने क्या बोला था, हो सकता है पार्टनर अपने स्टेटमेंट को चेंज करके बोल दे कि मैंने उस दिन ऐसा नहीं बोला था। ऐसे केस में हम और ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने एविडेंस को, अपने एग्रीमेंट को हम वहाँ पर करते हैं रिटन एग्रीमेंट। तो जब पार्टनर्स के बीच में किसी काम को करने, किसी रूल्स रेगुलेशन के लिए, बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाएंगे, प्रॉफिट कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिजनेस की टाइमिंग क्या होगी, कोई अगर बिजनेस में डिसीजन लेना है तो वो कौन लेगा, बहुत तरीके के यहाँ पर डिसीजंस होते हैं जो लेने होते हैं। बहुत सारा काम करना होता है पार्टनरशिप बिजनेस में, और किसी काम को करने या ना करने के लिए जो डिसीजन है वो सारे ही पार्टनर मिलकर लेंगे और उसके लिए एक एग्रीमेंट बनेगा। सारे ही पार्टनर उस एग्रीमेंट में सिग्नेचर करेंगे और ये बताएंगे कि हाँ, हमने इसमें लिखी गई रूल्स रेगुलेशन को मान लिया है, हम एग्री होते हैं। इसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। और जब ये रिटन फॉर्म में होता है तो इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो लिखा हुआ है रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ओरल एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड नहीं कहते हैं। एग्रीमेंट वो जो रिटन था और रिटन में सारे ही पार्टनर्स ने लास्ट में सिग्नेचर किए, इस बात का प्रूफ कि हाँ हमने सिग्नेचर किया है, जिसमें लिखी गई बात फ्यूचर में भी वही रहेगी, जबकि ओरल में फ्यूचर में हम अपने स्टेटमेंट को कर सकते हैं चेंज। और इसी रिटन एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। याद रखना है, आपको भी भूलना नहीं है। पॉइंट नंबर 3, बिजनेस। मैंने आपसे कहा नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए बनाया गया पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म नहीं है, वो तो हमने एक ऐसा ही एसोसिएशन बना लिया है जो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करता है। बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस जिसका अल्टीमेट एम होता है प्रॉफिट कमाना। बिजनेस वो जो सोसाइटी में रहकर हम करते हैं और लॉफुल एक्टिविटी करते हैं। किसी भी इलीगल एक्टिविटी के लिए हमने कोई पैसा कमा लिया उसे हम बिजनेस नहीं कहते हैं। चैप्टर 1 में मैंने आपको क्लियर किया।
बिजनेस, द पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस। बिजनेस को कैरी करने के लिए ही बनेगा, हम बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे और वहाँ से जो प्रॉफिट होगा उसे ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी हम बोलेंगे कि हमने पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया है। पॉइंट नंबर बी लिखा है बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। इलीगल बिजनेस मत करना भैया, स्मगलिंग मत करना, गैम्बलिंग मत करना, कहीं पर जाके बैंक रॉबरी मत करने लगना। इसके लिए पार्टनरशिप बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोलेंगे। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा अगर पकड़े गए तो। ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है, लॉफुल बिजनेस करना है। पॉइंट नंबर 4 लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग। बिजनेस हो गया लॉफुल, कड़ी मेहनत की, सारे पार्टनर से काफ़ी वहाँ पर दम लगा के काम किया है, बिजनेस में हो गया प्रॉफिट। नहीं, बहुत सारा प्रॉफिट हो गया है और बहुत सारा प्रॉफिट है। यही तो करना था कि प्रॉफिट को बढ़ाना था, बिजनेस के अपने आपसी कंपटीशन को ख़त्म करके किसी नए को कंपटीशन देना था। हमने ABC ने मिलकर कंपटीशन दिया, बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट को आपस में बांट लीजिए, फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी करिए, फिर नेक्स्ट ईयर में और कुछ करने की कोशिश करिए, क्योंकि बिजनेस लगातार चलता रहेगा, एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे और 5th ईयर, 6th ईयर, ऐसे कई ईयर तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा। इन विच पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग होता है, जिसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं। एक ऐसा रेशो जो हमारे पार्टनरशिप डीड में या हमने एग्रीमेंट अगर ओरल किया था तो उस टाइम डिसाइड कर लिया था, जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था हम लोगों ने, कि भैया बिजनेस तो कर रहे हैं, प्रॉफिट होगा, उसे कौन से रेशो में कितना % कौन सा पार्टनर लेगा। ABC तीनों ने कहा कि भाई 40% A को दे देते हैं, A थोड़ा ज़्यादा काम कर देगा। B और C ने कहा कि हम लोग जो है वो 30% ले लेते हैं। तो यहाँ पर 40-30-30 या इक्वल रेशो भी हो सकता है, या वहाँ पर और भी तरह तरह के रेशो हो सकते हैं, जिस रेशो में पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉस, बिजनेस में खुदा ना खास्ता प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो जिस रेशो में प्रॉफिट बटेगा उसी रेशो में अगर लॉस हो गया, भगवान ना करे अगर लॉस हो जाए, उसी रेशो में, जिस रेशो में प्रॉफिट बढ़ रहा था उसी रेशो में बटेगा लॉस। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस को हम उस रेशो में करेंगे पार्टनर्स के साथ शेयर। इफ़ नो रेशो स्पेसिफाइड इट डिवाइडेड इक्वली। अगर एग्रीमेंट में हम इस बात को नहीं डिसाइड कर पाए या इस बात के लिए एग्रीमेंट नहीं हो पाया कि कौन से रेशो में बिजनेस करेंगे पार्टनर, बहुत इजी है, सारे ही पार्टनर्स, जबकि वहाँ पर PSR डिसाइडेड नहीं है, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड नहीं है, तो वहाँ पर पार्टनर्स के रेशो हो जाएंगे इक्वली 3 पार्टनर। और मैंने आपसे कहा 3 पार्टनर है तो 33.33 हर किसी के वहाँ पर हिस्से में जाएगा, जिसे हम कहेंगे कि पार्टनर जब वहाँ पर रेट डिसाइड नहीं हो पाया तो इक्वल रेट से उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। लायबिलिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कहा था कि हर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉइंट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पिछले 2 जो हमने कंसेप्ट पढ़े, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, वहाँ दोनों ही में हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। HUF फैमिली बिजनेस में पढ़ा था मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, लेकिन कर्ता, द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड कर्ता, और उसकी लायबिलिटी थी अनलिमिटेड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लायबिलिटी किसी की लिमिटेड नहीं है, सारे ही पार्टनर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली वहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के लिए होंगे लायबल, और ये लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जान लेते हैं, बिजनेस की एसेट से आप आउटसाइड डेब्ट का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो बिजनेस को बंद कर दीजिए, बिजनेस की एसेट्स को बेचिए, जो पैसा मिले उससे पेमेंट करिए। उससे भी पेमेंट नहीं हो पाई है तो भैया पर्सनल एसेट्स को बेच के पेमेंट करिए, लेकिन लायबिलिटी का पेमेंट करिए ही करिए। इसीलिए हम इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ज्वाइंटली और इंडिविजुअली, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली का मतलब होता है ABC बिजनेस कर रहे थे, A ने देखा बिजनेस में बहुत सारा लायबिलिटी हो गया, बर्डन बहुत ज़्यादा लोन का है, बिजनेस से गायब हो जाता है, दिखता नहीं है, तो B और C ये नहीं मान सकते कि अरे चलो A भाग गया, A के हिस्से की लायबिलिटी कम हो गई। नहीं, A भाग गया बिजनेस छोड़ के, अब A के हिस्से की लायबिलिटी भी आपको मतलब B और C को पूरी करनी है। अब चाहे B पूरी इकट्ठा करे, चाहे C करे, या दोनों मिलकर करें, इसलिए लिखा हुआ है कि कलेक्टिवली और इंडिविजुअली, कलेक्टिवली भी और इंडिविजुअली भी। एज्यूम करते हैं B भी भाग गया, B को लगा कि भाई बहुत ज़्यादा लायबिलिटी है, मेरे ऊपर आ जाएगा, B भी भाग जाता है, बचता है सिर्फ C, और C बच गया। अब A और B की लायबिलिटी और अब जो खुद की लायबिलिटी है, सारी ही लायबिलिटी का पेमेंट C को करना होगा। एसेट्स बेचो बिजनेस की, पेमेंट हो गई तो ठीक, नहीं तो भैया घर का सोफा बेचो, घर में रखा हुआ अलमारी, फ्रिज, कूलर, टीवी बेचो और पेमेंट करो। इसलिए लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इज कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली अनलिमिटेड। लायबिलिटी यहाँ पर ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि लायबिलिटी है अनलिमिटेड। C ने खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, बेचारे ने किया कुछ नहीं, लेकिन लायबिलिटी अब उसके ऊपर मत्थे मड़ गई है, तो इसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी।
पॉइंट नंबर 6, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन में पहले हमें एजेंसी का मतलब जान लेना चाहिए। जब एक ऐसा रिलेशन डेवलप हो जाए कि वहाँ पर एक प्रिंसिपल और एक एजेंट का रिलेशन डेवलप हो जाए। प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब होता है कि एक वहाँ पर ओनर और उसके साथ में एक दूसरा काम करने वाला, जिसे हम एजेंट कहते हैं, का रिलेशन डेवलप हो जाए तो उसे हम एजेंसी रिलेशन कहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में ये बात क्यों लिखी है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन? मैंने कहा A, B, C 3 पार्टनर, ए ने आज एक डिसीजन लेना है, बी और सी को कॉल करना है कि भाई आ जाओ, आप आज एक डिसीजन ले रहे हैं, किसी वजह से बी और सी नहीं आ पाते हैं। ए ने बिजनेस के वेलफेयर को देखते हुए, अपने कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए बिजनेस के बेनिफिट के लिए एक डिसीजन ले लिया है। जैसे ही ए ने डिसीजन लिया है, डिसीजन भले ए ने अकेले लिया हो, लेकिन अब वो बाइंड करता है बी और सी को भी। फ्यूचर में अगर उस डिसीजन से कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो कलेक्टिवली उस लायबिलिटी का पेमेंट तीनों ही पार्टनर को करना है। ऐसे केस में बी और सी ये बोल के नहीं मुकर सकता है कि नहीं नहीं तुमने डिसीजन लिया था, तुम ही जानो। नहीं, अब यहाँ पर तीनों ही पार्टनर्स को कलेक्टिवली उस लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ सकता है। ऐसे केस का मतलब क्या हुआ? डिसीजन लिया किसी एक ने, बाकी ने उस डिसीजन को मान लिया, मतलब हमने उसे कर दिया बाइंड। ऐसे केस में डिसीजन लिया ए ने तो ए कहलाएगा प्रिंसिपल, जबकि बाकी बी और सी कहलाएंगे एजेंट। ऐसे ही अगर बी कोई डिसीजन लेता है तो बी कहलाएगा वहाँ पर प्रिंसिपल और ए और सी कहलाएंगे वहाँ पर एजेंट। ठीक ऐसा ही अगर डिसीजन सी लेता है तो बी और ए कहलाएंगे एजेंट, जबकि सी कहलाएगा प्रिंसिपल, और सब आपस में बाइंड हो जाएंगे। एक पर्सन एक टाइम में एजेंट भी प्रिंसिपल भी। इस रिलेशन को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन। पार्टनरशिप में ये स्पेशलिटी है, तभी तो हमने फीचर में लिखा है ईच पर्सन इज ओनर एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म। मैंने आपको क्लियर कर दिया। द एक्ट ऑफ वन पर्सन आर बाइंडिंग एन अदर्स। द एक्ट मतलब एक पर्सन ने एक्ट किया, मतलब कोई वर्क किया और उस वर्क से उसने बाकी सारे ही मेंबर्स को बिजनेस में कर दिया बाइंड। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर हमने पढ़ा 50 में से एक ने लिया डिसीजन, लेकिन बाकी सारे जो 49 थे उनको ये बात माननी ही पड़ेगी, वो आपस में बाइंड हो जाएंगे। ऐसे केस में एक पर्सन कहलाएगा प्रिंसिपल और रेस्ट 49 कहलाएंगे वहाँ पर एजेंट। तो पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। मींस एक पार्टनर अपने शेयर को, जब तक वो पार्टनरशिप फर्म का मेंबर है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, तब तक अपने शेयर को वो किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। वो ऐसा कर तो सकता है, लेकिन उसे पार्टनरशिप फर्म में फिर पार्टनरशिप को वहाँ पर छोड़ना होगा। लिखा हुआ है नो पार्टनर कैन ट्रांसफर ही शेयर टू एनी अदर पर्सन। एज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो अपनी कहानी में ABC ली है, उसमें से ए चाहता है कि अब मैं कल से बिजनेस में ना आऊँ, मेरा बेटा बिजनेस में आए। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब ए का नाम उस एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप डीड है उसमें लिखे नाम से कट जाए और वहां पर उसके बेटे का नाम लिख जाए। ये तभी पॉसिबल है कि ए बिजनेस से अपना रिलेशन कर लेगा, वहां पे एंड जो बेनिफिट ए को मिल रहा था अब ए को नहीं मिलेगा पार्टनरशिप डीड में, क्योंकि ए का नाम लिखा था। अब हमें ए के नाम को हटाते हुए नई पार्टनरशिप वहां पर डीड बनानी पड़ेगी और उसमें ए के बेटे का नाम लिखना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है, उसे रिटन कंसेंट देना होगा। अदरवाइज ए चाहता है कि नाम मेरा ही लिखा रहे और कल से मेरी जगह पे मेरा बेटा या उसके कोई रिलेटिव या कोई अदर पर्सन, उसका फ्रेंड वगैरह आकर बिजनेस करने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसे ही हम कहते हैं नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू एनी अदर पर्सन। तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पार्टनरशिप में अगर आपको बने रहना है तो पार्टनरशिप के डीड में आपका नाम होना ही चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, रजिस्ट्रेशन। बहुत अच्छी बात है कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इसको रजिस्ट्रेट करने के लिए हमें लीगल पापड़ नहीं बेलने हैं। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें बहुत सारे वहाँ पे पेपर वर्क करने पड़ सकते थे, जिसके लिए यहाँ पर कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए, उसका फॉर्मेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस काफ़ी दिनों से चल रहा है और बिजनेस का साइज़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ऐसे केस में हमें करा लेना चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बिजनेस में है पार्टनर्स। हमने कहावत सुनी है कि जब कई सारे बर्तन आपस में होते हैं तो खड़खड़ाहट होती है। यहाँ पर जब पार्टनर्स होंगे बिजनेस में और वो बिजनेस करते रहेंगे तो वहाँ पर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकता है, सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं, सबका अपना अपना वहाँ पर डिसीजन हो सकता है। ऐसे में डिस्प्यूट की कंडीशन वहाँ पर क्रिएट हो सकती है। बिजनेस के लिए डिस्प्यूट अच्छा नहीं होता है। हम कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट हमसे कहता है कि भाई क्या प्रूफ है कि आप सब एक ही जगह से रिलेटेड हो। हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर हमने रजिस्ट्रेशन कराया तो हमने दिखा दिया साहब
साहब ये है हमारे पास रजिस्ट्रेशन और हम इस बिज़नेस के हैं पार्टनर, और लॉ वहाँ पर एविडेंस देखते हुए डिसीजन देगा जिसे हर किसी को मानना होगा। डिस्प्यूट वहाँ पे हो सकता है सेटल, ये पॉसिबल होगा अगर हमने अपने पार्टनरशिप बिजनेस का कराया है रजिस्ट्रेशन। तो एक लीगल हमें वहाँ पे बेनिफिट लेने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। बहुत सारे डिस्प्यूट्स वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि सारे ही पार्टनर्स को अलाउ होगा कि भैया आओ मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट में बैठो, समझो, देखो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, सब कुछ देखो, डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो। सारे ही मेंबर्स के लिए यहाँ पे फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट है। कभी भी आइए, बिजनेस में बैठिए उठिए और बिजनेस के सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द मेंबर्स आर अलाउड टू मैनेज द बिजनेस। सारे मेंबर्स को अलाउ है, अपनी पर्सनल स्किल जो आपके अंदर है उसे शो करिए बिजनेस में, बिजनेस को बूम में ले जाइए। नेक्स्ट पॉइंट, दे मे स्पेसिफाई द वर्क एरिया इन द पार्टनरशिप डीड। मुझे लगता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में मैंने कहा मैक्सिमम 50 मेंबर्स, और 50 मेंबर्स रहेंगे तो कितनी सारी मैनेजरियल स्किल हो जाएगी। कोई अच्छा अकाउंटेंट होगा, कोई अच्छा इंजीनियर होगा, कोई अच्छा टैक्स कंसल्टेंट होगा, कोई लीगल वे में बहुत अच्छा होगा। तो हमने सारे टैलेंट को यूज़ करते हुए उनके स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें वर्क अलॉट कर दिया है। पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा नहीं कि आपको कस्टमर से इंटरेक्ट होना है। पार्टनरशिप बिजनेस में बिना कस्टमर से इंटरेक्ट हुए भी, बिना कस्टमर के साथ डीलिंग किए भी बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक एरिया दे दिया है, उस एरिया को आपको संभालना है। आपको जो एरिया मिला है वो आपको इसलिए मिला है क्योंकि आप उस फील्ड में अपनी अच्छी कमांड रखते थे। तो जो भी वर्क आपको अलॉट किया गया है वो वर्क आपको करना है और मैनेजमेंट को कर देना है स्ट्रॉन्ग। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सारे ही अपना टैलेंट वहाँ पे शो कर सकते हैं। बिजनेस को बूम में ले जाने के लिए तगड़ा मैनेजमेंट और बिजनेस चला जाएगा हमारा ऊंचाइयों पर। लास्ट पॉइंट लिखा है टाइम पीरियड। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था, सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, वो इनकैपेसिटी हो जाती है, इनसॉल्वेंट हो जाता है, हैंडीकैप्ड हो जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स वर्क नहीं कर पाते हैं। ऐसे केस में बिजनेस हो जाता है सोल प्रोप्राइटर के साथ ही वहाँ पर एंड। पार्टनरशिप बिजनेस में अच्छी बात यह है कि मेंबर्स जो पार्टनर्स हैं, अगर हम बात करते हैं कि 50 में से, हम नहीं बोलते कि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, 50 पार्टनर्स हैं, हम मान लेते हैं 10 पार्टनर्स हैं। अब 10 पार्टनर्स में से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, एक पार्टनर जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाता है, तो रेस्ट जो 8 पार्टनर्स अगर वो चाहते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू करना है तो नया पार्टनरशिप डीड, नया एग्रीमेंट बनाने के बाद में बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। शर्त क्या बता दी मैंने आपको, अब नया एग्रीमेंट बनेगा। पुराना एग्रीमेंट जिसमें 10 पार्टनर्स है, नया एग्रीमेंट जिसमें 8 पार्टनर्स रहेंगे और बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे केस में लिखा हुआ है द फर्म कंटिन्यू टिल पार्टनर्स डिज़ायर। जब तक पार्टनर्स को लगता है कि चलने दो फर्म, जब तक चलेगी तब तक चलाते रहेंगे, पार्टनरशिप चलती रहेगी। कितने टाइप से पार्टनरशिप फर्म होती है ये हम अपने अपकमिंग वीडियोस में और ज़्यादा जानेंगे। और लिखा है इवन आफ्टर रिटायरमेंट डेथ रिमेनिंग पार्टनर्स रन्स फर्म। तो आफ्टर रिटायरमेंट हो जाए किसी पार्टनर की या पार्टनर की डेथ हो जाए, मैंने और भी बताया इनकैपेसिटी हो जाए और बिजनेस बाकी पार्टनर करना चाहते हैं, नया एग्रीमेंट बनाइए या और किसी पार्टनर को एडमिट कर लीजिए, किसी पार्टनर को और निकालना है तो निकाल दीजिए और बिजनेस में फिर से नया एग्रीमेंट बना लीजिए। बिजनेस चलता रहेगा टाइम बाई टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक बिजनेस आपका चलता रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा। ये है पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स और ये थी पार्टनरशिप की टेक्निकल मीनिंग और ये बेसिक मीनिंग हम लोगों ने जान ली है। काफ़ी कुछ जान लिया, बोर्ड पूरा खचाखच मैंने भर दिया इन सब चीज़ों के लिए। इस वीडियो में रखेंगे इतना ही, एक बार में बहुत सारा पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।